नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर देख रहे हैं। जो भी कैंडिडेट एएनएम जीएनएम का है, उन सारे कैंडिडेटों के लिए जो आप लोग का क्लास चलाया जा रहा है। जैसे कि अब 2 टॉपिक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन उसका कवर किया है, जैसे मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तीसरा हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी कर लीजिए और स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो इन सब टॉपिकों से आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इन सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर करिए और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाते भी आ रहे हैं। इसका 2 पिछले क्लास हुए हैं। जो भी क्लास ज्वाइन किया उसको तो सारा क्लासेज मिल रहे हैं। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अब आप लोग क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि बहाली का डेट भी अब आ गया है कि अक्टूबर में आप लोगों का आवेदन की प्रक्रिया शुरू होंगे। तो अब आप लोग जब इंतज़ार कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी है वो दूर जा रहा है। क्योंकि जिसकी तैयारी बेहतर रहेंगे उसी को जॉब होंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है। जिसका जितना स्कोर रहेगा, जिसका जितना मार्क रहेगा, उसी को मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। डेली आपकी क्लासेस चलती है 6 से 7, और उसके बाद आपको नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं और सारी वैसी सुविधाएं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सके। तो हम लोग इस टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको हमने बहुत ही डिटेल्स में आपको बताते हुए आगे चले थे। कल रिवीजन भी करवाए थे पिछले 10 क्वेश्चन का, लेकिन आज हम लोग 20 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज का क्लासेस करेंगे, जिसमें कि जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगी, आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेंगे, वहाँ पर अच्छे से हम आपको समझाएंगे भी। तो चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है। श्वसन तंत्र आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्लास से तो हम लोग यही पे चर्चा कर रहे हैं, श्वसन तंत्र। तो क्या करते हैं, मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस के माध्यम से, तो वो आवागमन कैसे करता है। मतलब कि बॉडी में बहुत सारा पार्ट है ना, बहुत सारा, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा आपका बॉडी रहता है, तो सभी जगह कैसे पहुंचता है। आवागमन मतलब होता है आना जाना। मतलब एक जगह से, जैसे क्या कि आपके मतलब कि हाथ में है तो वह हृदय तक कैसे जाएगा, फेफड़ा में कैसे जाएगा, तो यहाँ तक जो जाएगा तो उसी को आवागमन कहते हैं। तो वो किस कारण से करते हैं, हेमोग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन या प्लाज्मा या बिलिरुबिन। तो किसके कारण ये मतलब आवागमन करते हैं, तो हेमोग्लोबिन के कारण। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लेते हैं। कितनी मात्रा में लेते हैं ये हम पिछले क्लास में डिटेल्स में चर्चा कर चुके थे। तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो वो विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और ये पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने के काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन में, तो फेफड़ा करता है। जो कि वहाँ पर फेफड़ा में जाकर ये मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाकर मिलते हैं, जिससे कि ब्लड का वहाँ पर शुद्धिकरण भी होता है, और इसीलिए फेफड़ा को रक्त का शुद्धिकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग जाने हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेफड़ा में गैस धारण करने की क्षमता कितनी होती है। जैसे आप सांस के माध्यम से गैस अंदर लिए, तो ऑक्सीजन, बहुत सारा गैस गए आपके अंदर, तो कितना मतलब कि अपने अंदर फेफड़ा रख सकता है। तो वो कितना रखता है, तो 5 लीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। 5 लीटर तक वो अपने अंदर रख सकता है। और फेफड़ा में ही ब्लड में जाकर ऑक्सीजन मिलता है, या कह लीजिए वहीं पर जाकर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण भी फेफड़ा में ही होता है। इसलिए मतलब कि जब व्यक्ति सांस मर जाते हैं, तो जब सांस नहीं लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाते हैं वो ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो वही ग्लूकोज को तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कैलोरी, जो 666 कैलोरी का फॉर्मेशन करता है ऊर्जा का, वही ऊर्जा हमारे शरीर में टेम्परेचर के फॉर्मेशन करते हैं। मतलब शरीर में तापमान बना रहता है। जब आप देखते होंगे, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी शरीर ठंडा पड़ जाता है, यही रीज़न होता है। क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है, वो ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है, ना ही उससे ऊष्मा का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इतनी डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा। और इस डिटेल्स में बताने का भी रीज़न है क्योंकि बीटीएससी एएनएम में बहुत सारा कैंडिडेटों को क्वेश्चन छूटा था, क्योंकि वो सब अब जब हमारे पास क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले और भी जगह पढ़ते थे, तो अब जब मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं तो सबका यही क्यूरी रहता है कि सर बीटीएससी में क्वेश्चन हमको मतलब बना नहीं पाए थे। तो उसका वही रीज़न था कि एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था, इसलिए हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप आंसर करके आए, आप अपने एग्ज़ाम में उसको बना कर आए और निश्चित रूप से इससे आपका सिलेक्शन होंगे। और इन सब टॉपिक को जैसे हम आपको क्लास में सारे कुछ बताते हैं, उसको एक बार वीडियो से पढ़िए या हम आपको पीडीएफ दिए हैं उस पीडीएफ से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको आने लगेगा। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम हम एक बार आपको रिवाइज भी करवाएंगे। हालांकि निम्न में से शोषण वर्णक कौन सा है? शोषण का वर्णक कौन सा अंग है? जैसे कि बिलिरुबिन, हेमोग्लोबिन, उसी को देखिए दूसरे तरीके से पूछा है ना कि शोषण का वर्णक कौन सा है, क्या है? हेमोग्लोबिन है। यही इससे पहले का क्वेश्चन हमको क्या था कि मतलब कि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है तो उसको आवागमन किसके माध्यम से होता था? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। तो यही सब तरीका है, इन सब चीज़ को समझिए। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि घबरा कर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बस वही चीज़ है, बस चीज़ों को समझना है। इसलिए जब कोई चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है उसी से रिलेट करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। तो वो आप स्टोरी टाइप में जो बताते हैं ना वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे। एग्ज़ाम हॉल में भी आप कैसे भी कितने भी प्रेशर में रहिएगा तो जो स्टोरी टाइप में बताए रहेंगे वो कभी नहीं भूलिएगा, उससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं, अलग से आ गया है, तो वो उस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। और मेजर क्वेश्चन तो आपको नोट्स से ही मिल जाएंगे, जो आप सबको नोट्स दिया जा रहा है हर एक टॉपिक वाइज। तो जिस भी टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन वो इसी नोट्स से आपको मिलने जा रहे हैं। तो बेहिचक आप लोग उसी को मतलब कि रट जाइए समझ, और हम समझाने के लिए तो आपको क्लास ले ही रहे हैं। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उससे फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉल करिएगा तभी क्लास ज्वाइन होगा, व्हाट्सअप करके भी आप लोग इस नंबर से जुड़कर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्लास ही नहीं, आपको नई वैकेंसी जो भी आते हैं एएनएम जीएनएम का सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। जैसे झारखंड वाला आया था उसकी भी डिटेल्स बताए थे, उसके बाद बिहार में ही मुजफ्फरपुर में आया था संविदा पर, वो भी बताए थे। फिर ये बहाली आ रहे हैं 15,000, इसकी जानकारी दी। राजस्थान वाला है, ये सब सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं। इससे आपको एक भी वैकेंसी मिस भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में आप सेटल हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि जो 15,000 आएगा तो उसी में सबका हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो 15,000 का ही होना। तो फिर दूसरे वैकेंसी अगर तैयारी आपका है तो 12,000 फिर आने वाला उसमें होगा, फिर पीएमसीएच में आएंगे उसमें होगा, कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाइएगा अगर आपका तैयारी रहेगा तो। लेकिन जब तैयारी ही नहीं रहेगा तब तो कहीं होगा नहीं, सिर्फ आप एग्ज़ाम देने जाइएगा फिर आके बैठ जाइएगा। अगला कह रहा है कि शोषण गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कह रहे शोषण गति को लेकर इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत को खोजना है, सही को नहीं। आराम और सोते समय शोषण की गति कम होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब आप आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं तो उस समय आप जब सांस लेते हैं उसकी जो गति देखते हैं वो कम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में हम लोग जब वयस्क है तो हम सब 14 से मतलब 20 बार ले लेते हैं सांस, बच्चा वही 14 से 40 तक ले लेता है। तो इस तरीके से मतलब कि जब आराम करने लगते हैं, जब कोई वर्क करते हैं तो आप देखते हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी में सांस लेने लगते हैं। वही आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सांस की गति थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आपको खोजना क्या है? गलत खोजना है। चलिए दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्रोध के समय शोषण की गति बढ़ जाता है। ये भी सही है। जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तेज़ी बोलते हैं तो उस समय आपको तेज़ी सांस भी लेना पड़ता है। तो मतलब कि उस समय, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नीचे आ गया क्या? कितने नंबर पे थे? 22 पे हम लोग थे ना, ये नीचे कैसा आ गया? आ गया, ये क्वेश्चन था। तो क्रोध के समय क्या होगा कि आपकी शोषण की जो गति है वो तो ऑब्वियसली मतलब कि शोषण लेने की जो समय मतलब उस समय अवधि में जो आप शोषण लीजिएगा उसकी गति तेज होंगे ही होंगे। व्यायाम के समय शोषण की गति सामान्य रहती है, ये भी गलत, ये तो गलत है।
क्योंकि आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको ज़्यादा शोषण की आवश्यकता होंगे। जैसे आप नॉर्मली आप कहीं मतलब बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं, उसके अपेक्षा में जब आप व्यायाम करते हैं तो उस समय में शोषण की गति समान नहीं रहेंगी। उस समय तेज़ी से आपको शोषण की गति लेना पड़ेगा और सांस की ज़रूरत पड़ेंगे आपको। तो ये आपका गलत है, ये ऑप्शन ही आपका गलत है। तो यही आपको खोजना था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अब कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, सही गलत आप उसको बना दीजिएगा। ऐसे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, इस तरीके से हम आपको बताते जा रहे हैं। और ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अब आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा एक्सप्लेन करके आप लोगों के कोर्स का नहीं पढ़ाएगा, जिस तरीके से हम आपको इतना क्लियरेंस से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं। इसलिए अब आप लोग एक भी क्लास मिस किए बिना क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और आगे की जो क्लासेज है सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्वारीय आयतन क्या है। ज्वारीय आयतन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया है कि अंतः शोषण के दौरान वायु का आयतन, अंतः शोषण के दौरान वायु का आयतन, या नी शोषण, नी या बाह्य शोषण कह लीजिए, विसर्ग लगा है तो उसको बाह्य शोषण भी कहते हैं। अंतः मतलब अंदर की तरफ जो सांस लेते हैं, नी शोषण मतलब बाहर की तरफ जो छोड़ते हैं। नी शोषण के दौरान वायु का आयतन, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, ए और बी दोनों होंगे, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, कम होता है, इसमें बढ़ता है, ये रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है। मनुष्य कह रहे हैं तो आप लोग किस पे जाइएगा, मतलब कि जनरल जो आप लोग का, मतलब कि हमने आपको बताया वयस्क पे ही जाएंगे, बच्चा तो ऐसे जाएंगे नहीं। अगर बच्चा का पूछेगा तो उसको क्लियरिफाई कर देगा कि बच्चों एक मिनट में कितना सांस लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है कि एक मनुष्य सांस लेने की दर एक मिनट में कितना होता है। हमने आपको बताए थे कि 12 से 14 या 20 के बीच में, हमने आपको बताए थे कि 12 से 20 के बीच में एवरेज लेकर चलते हैं, या 14 से 20 हमने बताए थे। तो यही एवरेज है इसका, तो 12 से 16। तो इस तरीके से ऑप्शन में कुछ भी रहेगा तो आप वहाँ पर गलत मत करिएगा। जो हमने आपको बताया है उसी के रेंज में रहेगा, आगे पीछे रहेगा। वो एवरेज रहता है तो थोड़ा आगे पीछे रहता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोशिकीय शोषण के प्रकार है, मतलब कोशिकीय शोषण का कौन सा इनमें से प्रकार है। तो जैसे इसमें दिया है कि वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, मतलब कि गैस से अंदर लेते हैं, या जिसमें वायु अंदर नहीं लेते हैं तो उसको अवायवीय शोषण कहते हैं, या बाह्य शोषण, या ए और बी दोनों। तो कोशिकीय शोषण का प्रकार ये दोनों होता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। और ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जितने अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए, सारे चीज़ों को बताते हुए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप भी जल्द बनेंगे। इसके लिए जो हमने आपको टास्क दिए थे, आप लोगों को क्या टास्क मिला था कि जो भी कैंडिडेट ग्रुप में ऐड होगी अपने 2 फ्रेंड, क्योंकि जब आप डिस्कस करते रहिएगा ना, तो उस डिस्कशन में आपका अपना फ्रेंड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर किसी के साथ हम आपको ऐड कर देंगे तो उसका मतलब कि दिक्कतें हम ही को होंगे, क्योंकि हमने पिछले जब से सेशन चला रहे थे उसमें ये हुआ था। इसलिए हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे, आप ही का फ्रेंड रहेगा उसमें। और आप जो आपका अच्छे फ्रेंड है उस 2 फ्रेंड को क्लास में ज्वाइन करिए, और आप तीनों को मिलाकर ग्रुप डिस्कशन का एक मतलब ग्रुप बनेगा, जिसमें कि आपको टॉपिक दिया जाएगा। इस टॉपिक पर आपको क्या क्या करना है वो पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबके लिए वो मतलब कि उस टॉपिक में मैसेज चला जाएगा, इस पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होंगे। तो इसके लिए आप लोग जितनी जल्दी अपनी ग्रुप बनाइएगा उतना जल्दी आपकी डिस्कशन क्लास शुरू हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से श्वसन संबंधित रोग क्या है, मतलब कि श्वास से संबंधित इसमें से कौन कौन से रोग हो सकते हैं।
तो ये हमने आपको कल भी डिटेल्स में बताए हुए थे, आज भी हम आपको बता देते हैं। तो दम्मा, दम्मा क्या है? सांस से रिलेटेड दो मतलब कि रोग है। निमोनिया भी सांस से ही होते हैं। उसके बाद कहें तो तपेदिक भी सांस से ही होते हैं, और भी होते हैं। टीबी भी सांस से ही होते हैं, सांस से संबंधित ही रोग है। ये सब होते कैसे हैं, तो ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका हो गया, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं क्या, तो इसको ब्रॉन्ची कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रॉन्ची। इसका नाम है ब्रॉन्ची, ठीक है। CH है, ब्रॉन्ची है। और इसमें मतलब कि ऐसे ऐसे रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं, ऐसे ही आकार आकृति रहता है। इससे मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? तो ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे आकार का, सेम ऐसे इसी आकार का रहता है, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं एलिवियली। इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ALVEOLI, एलवियोली बोलते हैं इसको। ये मतलब कि ब्रॉन्ची से जुड़ा रहता है। और इसमें होता क्या है कि यदि इसमें छिद्र हो गया, इसमें यदि छिद्र हो गया, सांस से संबंधित है, ये मतलब कि वायु इसमें जाते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एलोवेली में ही गैस का विनिमय होता है। यही मतलब कि आदान प्रदान करते हैं गैस का। अगर इसमें क्या हो जाए कि जब इसमें एलोवेली जाम हो जाता है, ये अगर जाम हो जाए, क्योंकि इसी नली से क्या होता है कि मतलब इसका कह सकते हैं कि विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। यदि ये जाम हो जाए तो उससे निमोनिया हो जाता है। समझिए कौन रोग कैसे होता है। यदि ये जाम हो जाए, जो एलवीएली है, एलवीएली अगर ये जाम हो जाए तो इससे निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। यदि इसमें छिद्र हो जाए, अगर इसमें छिद्र हो जाए तब क्या होते हैं, तो तब टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर इसमें छिद्र हो गया तो टीबी हो गया, अगर ये जाम हो गया तो निमोनिया नामक बीमारी हो गया। छिद्र होने पर टीबी हो जाता है। अगर छिद्र हो जाता है तो उस पर बलगम जम जाता है। क्या जम जाता है? बलगम। बलगम आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग ब्रेड पे देखते होंगे ना, जम जाता है, कुछ उसी तरीके से इस पर बलगम जम जाता है। जब इस पर बलगम जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे दम्मा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को दम्मा रोग कहते हैं। देखिए सब सांस से ही संबंधित है। कैसे होता है इतना क्लियर में हम आपको बता दिए, पूरे एक्सप्लेन के साथ, फिगर भी विथ फिगर के साथ ड्रॉ करके हमने आपको बता दिए। अब इससे रिलेटेड आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगे। एक ब्रॉन्ची रहते हैं, उससे क्या होता है, एलवीएली जुड़े हुए रहते हैं, जो गैसों का क्या है, विनिमय है। जब हम सांस लेते हैं तो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगर ये जाम हो जाता है तो निमोनिया नामक बीमारी हो जाता है। अगर इसमें छिद्र हो गया तो टीबी हो जाएगा। अगर इस पर छिद्र होने के बाद इस पर बलगम जम गया तो इससे दम्मा हो जाता है। तो ये तीनों इसी से संबंधित, श्वास संबंधित ही रोग है। अब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करके आपको बता दिए हैं। अगर होगा तो आप लोग इस नोट्स को अगर लिखते हैं या मोबाइल में ही पढ़ते होंगे तो कोई बात ही नहीं है, लिखते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो हम ट्राई करेंगे इस पर लिखा हुआ नोट्स आपको दे दें। ठीक है, तो इतने अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा अब देखिए। तो श्वास संबंधित रोग में क्या, दम्मा तो आ ही जाएगा, क्योंकि इससे ही दम्मा होते हैं। निमोनिया भी सांस से ही संबंधित है, और तपेदिक भी इसी से संबंधित है। टीबी रहता तो टीबी भी मतलब इसी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। इतना एक्सप्लेन करके हम आपको बता दिए। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं पर जो आप लोगों के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर नहीं बताया जाएगा, जितने एक्सप्लेन और जितने अच्छे से हम आपको बता देते हैं। और यही आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं कि क्वेश्चन आप कितना रटते जाइएगा, जब तक आपको थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन एक अनंत यात्रा है। क्या है? एक अनंत यात्रा है। चलते जाइए, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन आपका थ्योरी क्लियर है ना, तो उसको आप पकड़ लीजिएगा, उसको सिमेट कर छोटा कर लीजिएगा। तो यही मतलब कि मतलब एग्ज़ाम निकालने सबका की पॉइंट होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरे ये पहला कैसे आ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में आज कुछ PDF में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
ले जाते हैं क्वेश्चन को आगे तो वो आ जाता है 1 नंबर पर। कह रहा है कि आज इतना ही क्लास रखने के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग भावना क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग उतना देर देखते नहीं है, क्योंकि आप सबके देखने का टाइम ड्यूरेशन हमको पता चल जाता है। अगर जिस दिन आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उस दिन हम आप लोगों को क्लास भी लंबा लेने लगेंगे और इससे लंबा। तो ये क्वेश्चन था 28 तक हम लोग कर चुके थे ना, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10-15 क्वेश्चन ही करेंगे, एक्सप्लेन के साथ अच्छे से करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है, अच्छे से कवर करते, क्योंकि फिर दोबारा आपको ऐसे बताएंगे कि दोबारा आपको वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन होंगे उसको आप बना कर आइएगा। खैर है श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जैसे श्वसन तंत्र में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब अंदर जाते हैं। श्वसन में ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में 0.03% में लेते हैं, छोड़ते हैं कितने मात्रा में, तो 4%। तो इसका आदान प्रदान किसके फॉर्म में होता है, किसके द्वारा होता है, तो बाइकार्बोनेट द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, या इनमें से सभी। तो ये तीनों इसका मतलब कि क्या है, आदान प्रदान का जरिया है। इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ऑल ऑफ दीज वाला आंसर दिखे और उसमें लगे कि आपका 2 ऑप्शन आपको पकड़ है, 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो आप ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा। और जब 2 ऑप्शन सही हो रहा है तो तीसरा ऑलरेडी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही रहेगा, सांस को छोड़ते समय गैस का प्रतिशत क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। सांस के छोड़ते समय हमने आपको बताए थे, सांस लेते समय गैस का क्या प्रतिशत रहता है, दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सांस लेते समय, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सांस को छोड़ते समय। तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं। 21% भी है तो सही है, ठीक है। अगर 16% भी, इसमें 16% दिया इसलिए, लेकिन 21 ही आप लोग मान कर चलिए, इसको करेक्ट होगा तो कर लीजिएगा। जनरली आपको 21 ही आएंगे, ठीक ना। 21% आपको ऑक्सीजन हो गया। CO2 हमने आपको बताए थे, लेते समय हम लोग 0.03% लेंगे। और नाइट्रोजन N2 78%, कितना 78%। 1 मिनट रुक जाइए, कितना लेते हैं, तो नाइट्रोजन हम लोग 78% लेते हैं, ठीक है। वही छोड़ते समय कुछ हम लोग क्या करते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, या कहिए कुछ बेईमानी कर लेते हैं। जितना लेते हैं अंदर, छोड़ते समय करते हैं उतना ही, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरत है उसको रख लेते हैं, जो नहीं ज़रूरत है उसको मिलावट करके भेज देते हैं। जैसे क्या मतलब कि आपको दूध बेचना रहता है, तो अगर आपको कुछ पीना है तो दूध उसमें से निकाल के पानी मिक्स करके सेल कर दिए। तो उसी तरीके से हमारा बॉडी भी काम करता है। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें से कुछ जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है उसको रख लेते हैं, लेकिन जितना लिए थे उतना रिलीज भी कर देते हैं। तो वायुमंडल ने कहा था आप भी नाराज़ मत होइए, क्योंकि हम जितना आपसे लिए थे उतना हम आपको दे भी रहे हैं। तो क्या करता है, ये लेते समय ऑक्सीजन रख लेता है। ऑक्सीजन को कितना रख लेता है, तो मतलब कि ये छोड़ता है मात्र 17%, 16 या 17% के आसपास में, ठीक दिया हुआ है ऑप्शन में आपको। छोड़ते समय 16 से 17% ही छोड़ता है। लिया था कितना 21%, लेकिन 4% ये रख लेता है। 17% के ही अप्रॉक्स मानिए, 16 या 17% के आसपास में ये छोड़ता है। और CO2 क्या करता है, तो CO2 लिए थे 0.03%, और यहाँ पर जो 4% रखे थे, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ दिए कि हम ऑक्सीजन रख लेते हैं, उसके बदले हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड 4% दे रहे हैं। नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना छोड़ देते हैं। 78% लिए थे, 78% छोड़ देते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन ऑप्शन मिलाइए। कह रहा है कि सांस छोड़ते समय गैसों का प्रतिशत कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, सही है। नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता है। कल के एक क्वेश्चन में था कि मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैसों में परिवर्तन नहीं होता है, ये अगर आपसे पूछे तो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं 78%, उतना ही नाइट्रोजन हम लोग छोड़ते भी हैं।
तो ये भी सही है। ऑक्सीजन 16 से 17% ही छोड़ते हैं, लेते हैं 21%, तो ये भी आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतना एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेनेशन बताए। अब इससे रिलेटेड आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने एक्सप्लेन करके हम आपको क्लास में बताते हुए चल रहे हैं, और पूरा क्लास देखिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके और आप लोग एग्ज़ाम इस बार ज़रूर निकाल कर जो खुशखबरी है वो हमें दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सारे एएनएम सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।